मी पुनः येईल, यही कहा था देवेंद्र फडणवीस ने। संदीप जी हमारे लाइव हिंदुस्तान के वीडियो टीम हेड। संदीप जी, खूब मीम्स बनते रहे, इस पर मीम बनते रहे और लोग कहते रहे कि 2019 में कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि मैं वापस लौटूंगा, मी पुनः येईल, और आज लौट रहे हैं वापस। और ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि महाविकास अघाड़ी को इतना बड़ा झटका लगेगा और महायुति इस तरह से आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल, और एक महीने में कहें तो एग्जिट पोल एक बार ठीक होकर भी फेल हो गए, क्योंकि किसी एग्जिट पोल ने भी इतना अनुमान नहीं जताया था। महायुति को आगे बता रहे थे, लेकिन 200, 220, 25 तक मामला चला जाएगा ये तो वाकई किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। और ऐसा कह सकते हैं, ऐसे कहीं टिका ही नहीं विपक्ष। ऐसा लग रहा है कि सुपड़ा साफ हो गया है। जितना अकेले शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसकी सीटें अगर उनको मिला दिया जाए तो भी महाविकास अघाड़ी उनके आगे नहीं टिक रही है। क्या ताज़ा आंकड़े हैं उसके विश्लेषण पर हम आएंगे, और उसको लेके क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन पहले जरा आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हवाले से आपको हम बता रहे हैं, कोई किसी चैनल का नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बीजेपी 124 सीटों पर है, शिंदे शिवसेना 56, और जो अजित पवार की एनसीपी है वो 37 सीटों पर आगे है। कुल ये आंकड़ा बैठता है 220 से 223 पर यह आंकड़ा झूल रहा है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी में देखिए, कांग्रेस महज 19, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट की है महज 19 सीटें, और शरद पवार की एनसीपी को हासिल हुई हैं 14 सीटें। और ये रुझान है, अभी इसमें थोड़ा बहुत उलटफेर होगा, लेकिन मोटा मोटी यही टैली मान सकते हैं कि इसी तरफ ये जो आंकड़े हैं वो आगे बढ़ेंगे। अन्य के खाते में 19 है, इसमें छोटी मोटी पार्टियां हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो ये आंकड़े बहुत अविश्वसनीय हैं, विपक्ष को तो यकीन नहीं हो रहा है। और संजय राउत की अगर हम बात करें तो संजय राउत साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जनता का जनादेश नहीं है, वो उसको स्वीकार करने को राजी नहीं है। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे फिर से चुनाव करवा के दिखाइए, इस जनादेश को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये एक सवाल मेरे जहन में भी है, हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। 4.5 महीनों में स्ट्राइक रेट में इतना बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में ये कैसे मुमकिन है, जिसका शक संजय राउत भी जता रहे हैं कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाअघाड़ी को लोगों ने पसंद किया था, कांग्रेस को पसंद किया था, शिवसेना बालासाहेब उद्धव ग्रुप को पसंद किया था, लेकिन अचानक इतना बड़ा फेरबदल। इसकी जो वजह देखिए, मोटे तौर पे जो वजह इसकी समझ में आती है वो ये है कि उस वक्त जो गुस्सा था लोगों में, जो सहानुभूति थी महाविकास अघाड़ी के प्रति, वो व्यक्त हो गई। वो लोकसभा चुनाव में नतीजों के तौर पे सामने आ गई कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई गद्दारी हो गई, ठीक है, गद्दारी की सज़ा जनता ने उनको दे दी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारी पार्टी तोड़ दी, उसकी सज़ा दे दी। लेकिन अब हर चुनाव में क्या आप वही मुद्दा चलाएंगे? हर चुनाव में क्या संविधान का काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ेगी? जो बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए, एक चुनाव हुआ, उसमें जनता ने आपका साथ दिया, आपको अच्छी खासी सीटें दी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ही उत्तर प्रदेश के अलावा उन राज्यों में था जहां पे बीजेपी बहुत नीचे गई, और उस वजह से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई, 240 पे अटक गई। लेकिन क्या बार बार वही होगा? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया। देखिए, वहां पे लाड़की बहना जैसी एक बहुत ही लोक लुभावन योजना, लाडला भाई योजना, ये वहाँ पे लॉन्च की गई। और जो महाराष्ट्र के मेरे मित्र हैं वो ये भी बता रहे थे कि इकट्ठा 2-4 महीने का पैसा इकट्ठे दिया गया, महिलाओं के खाते में आया, हर घर में 15-15, 20-20 हज़ार रुपए पहुँचे हैं उस योजना के माध्यम से। तो देखिए, हम जानते हैं, हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखा था किस तरह से वहाँ पे जो लाडली बहन योजना है उसका ऐसा असर हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है वो ऐसा काम की थी कि बीजेपी बहुत ही धूम धड़ाके से सत्ता में लौटी थी, जबकि कांग्रेस का दावा बहुत मजबूत माना जा रहा था। तो मैं समझता हूँ एक तरह से मध्य प्रदेश ही रिपीट हुआ है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की जितनी भी महिला बहुल सीटें हैं, जहां महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, वहां पर काफ़ी फ़ायदा मिला है महायुति को। ये भी इस वक्त आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाड़की बहना का फ़ायदा तो हुआ है। और दिवाली तक 15-15 हज़ार रुपये, अगर घर में 3 मेंबर भी हैं, महिलाएं 2 या 3 महिलाएं, तो 15 हज़ार रुपये था लोगों के पास घर पे। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और उसकी काट के तौर पे कांग्रेस ने भी वादा किया था कि हम आएंगे तो हम इतना पैसा दे देंगे। लेकिन देखिए, जो सत्ता में जो होता है और जो पैसा दे रहा होता है, तो एक ये जनरल साइकोलॉजी है कि लोग समझते हैं कि अभी पैसा आ रहा है, भविष्य का क्या भरोसा, कोई आए बंद कर दे। जो आ रहा है, जो दे रहा है, उसके साथ रहा जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में रहा है, जिसकी वजह से
महायुति की आंधी, सुनामी, लहर, जो शब्द भी हम इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और महाविकास अघाड़ी के लिए लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है इस रूप में कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ था उनको लग रहा था कि 2-4-5 महीने में ऐसा कुछ खास बदल नहीं जाएगा, और प्रचार भी वहाँ खूब धूम धड़ाके से हुआ था। यही वजह है कि ये इस हार को जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। इसको गद्दारी, ईवीएम, गड़बड़ी, पैसा, तमाम बयानबाजियां जो है अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं सुप्रिया श्रीनित को भी सुन रहा था, वो कह रही थी कि तमाम जो बातें हैं, आशंकाएं हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का आज दिन नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हम जीते हैं, महाराष्ट्र की कमियों पर हम काम करेंगे, देखेंगे कहाँ गड़बड़ हुई है, क्या हुई है, उसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत बहुत आक्रामक हैं, चूंकि उनकी पूरी राजनीति महाराष्ट्र की ही है, झारखंड में उनका कोई स्टेक नहीं था, तो इस वजह से वो बहुत आक्रामक हैं। और देखना होगा कि ये बयानबाजी किस स्तर तक जाती है, चूंकि वो बहुत एग्रेसिव थे, मैं सुन रहा था कुछ देर पहले उनको। एक और चलते चलते संदीप जी इस पर बात भी कर ही लेते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बेटे का थोड़ी देर पहले बयान आया है। उनका कहना है कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने अपनी छवि इतने कुछ महीनों में बहुत मजबूत बनाई और कहीं ना कहीं चेहरा वो बने। देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर गेन किया है, देवेंद्र फडणवीस का नाम जाहिर तौर पर आगे बढ़ रहा है, चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। यहाँ पर चीजें कुछ गड़बड़ाएंगी कि नहीं दोनों के दरमियान, इस तरह का कुछ हो सकता है, कुछ आशंका है, या बीजेपी इन चीजों को हैंडल कर लेगी? नहीं, बहुत आराम से हैंडल कर लेगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी अब शिंदे को और अजित पवार को ये समझाएगी कि देखिए, हमने बहुत त्याग किया, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप बकायदा 2-2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमने 155 सीटें लड़ी, उसमें से 120-23 सीटें अगर कोई जीत रहा है, यानी 80 से 90 का स्ट्राइक रेट है, तो जाहिर से बात है कि दावा बीजेपी का ही बनेगा। और शायद ये बात शिंदे को चुनाव से पहले ही कम्युनिकेट कर दी गई थी। और यही वजह है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो बीजेपी के थे, लेकिन उन्हें शिंदे की पार्टी के टिकट से लड़ाया गया। एक फौरी तौर पे अगर आपको मैं नाम दूं तो शाइना एनसी, उनको शिंदे की पार्टी से लड़ाया गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो ये बात पहले ही बीजेपी की ओर से बता दी गई थी, और मैं नहीं समझता कि इसमें अब कोई भी संभावना बचती है कि शिंदे या अजित पवार की तरफ से कोई दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए होगी। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, बीजेपी किसी हाल में नहीं छोड़ेगी इस बार। इन चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि असली शिवसेना कौन, इसको हम अब मान सकते हैं। बिल्कुल, इसको प्रचारित भी इसी तरह से किया जा रहा था। गद्दारी वाला फैक्टर देखिए, उद्धव ठाकरे अपनी हर सभा में, आदित्य ठाकरे अपनी हर सभा में बता रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि अब हो जाएगा असली शिवसेना का फैसला। तो मैं समझता हूं कि अब जबकि नतीजे आ गए हैं, तो दावेदारी तो यही होगी कि देखिए, चुनाव चिन्ह हमारे पास है, पार्टी हमारे पास है, और अब जनता भी हमारे पास है, जनता भी हमारे साथ है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि असली सो कॉल्ड जो कोट अनकोट असली जो शिवसेना है वो अब शिंदे के हवाले ही है। असली शिवसेना शिंदे के हवाले है। लगातार हमारी नज़र बनी है, झारखंड पर भी हम बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में बड़ा एक उलटफेर, इस तरह का उलटफेर जो कि लोगों ने भी खुद महसूस नहीं किया था उस करंट को आवाम की तरफ से, जनता की तरफ से, लेकिन वो अब नज़र आने लगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी बात करने के लिए। आप रही लाइव हिंदुस्तान के साथ, अपडेट साथ में विश्लेषण आप देखते रहिए, और मजबूत ज़बरदस्त विश्लेषण। अभी लौट रहे हैं।